जय गुरु जी टू ऑल जी। और हम सिरन माइंड फैमिली की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं इस खूबसूरत सी विजडम में गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवत गीता, जिसको पूरे तरीके से इस विजडम के बारे में जितना भी ज्ञान है वो आई से माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी का ही बताया हुआ है, और हम उसी को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको श्लोक नंबर 6 करवाया था, तो मैंने आपको बोला था कि इसकी कुछ हमारी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड कमेंट्री है, तो वो मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ। बाद में जब कभी होगा तो मैं आप लोगों को वो जरूर कराऊंगी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो गुरुजी ने बोला हाउ कम दिस, पहले आपको उसको कराना है। तो आज मैं पहले वो वाली कमेंट्री करवाऊंगी। अगेन वो बहुत इन डेप्थ है, तो कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी ग्रुप को और मेहनत की जरूरत है, तो कुछ चीजें मैं अभी छोड़ूंगी। लेकिन मैं जो चीज सोच रही थी कि बिल्कुल बाद में कराऊंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो कराओ, तो पहले हम उसको करते हैं। मतलब ये जो ज्ञान है इसको, मुझे अगर कहूँ तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा और समझा था, मैं बहुत ऐसे मतलब किसी चीज को रीड करती हूँ कि मेरी आंखें जो देख रही हैं और जो समझ रही हूँ, मैं उसको साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर उतारती रहती हूँ। तो इस विजडम को लेने लेने के अंदर ही बहुत ज्यादा मैंने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए थे। और बाद में जब हम इस विजडम को मैं कोरिलेट करती थी, तो वो बहुत जल्दी मैंने एनर्जी लेवल पे भी उस चीज को कोरिलेट करना शुरू कर दिया था। तो देखिए इसमें पता है क्या है, हम लोग ना ये जो हमारी सोल क्वालिटीज हैं, हम इसके ना सिंबॉलिक फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बड़ी कोशिश करूंगी आज कि मैं इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम कहें कि मैंने अभी पिछले क्लासेस भी अटेंड नहीं करी हुई हैं, तो वो इंसान भी इसको समझ सके। लेकिन वो एक जो हमारा एक प्रिंसिपल होता है जब हम किसी विजडम को लेते हैं, कि हमें उसमें कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए, तो ये उस कॉन्टिन्यूटी के अगेंस्ट हो जाता है। दैट्स द ओनली रीजन मैं आप लोगों की सोल प्रोग्रेस के लिए बोलती हूँ, जस्ट बी कंसिस्टेंट विथ योर ओन सोल प्रोग्रेस। आप उसको सुनोगे, आप उसको अप्लाई करोगे, वो आपकी सोल प्रोग्रेस है, राइट। हम बात करते हैं योग की। हमने थ्रू आउट बात क्या करी है कि हम योग पे बात कर रहे हैं। इंग्लिश में उसको YOGA लिखते हैं, बट डोंट से योगा। फिर हम योगा बोलते हैं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योग। योग होता क्या है? योग होता है एडिशन। एडिशन इज प्लस, यानी कि मिलना। तो किसको किससे मिलना है? हमको ही, हम सोल को ही, हमारे को स्पिरिट कह लो, परमात्मा कह लो, सोर्स कह लो, हमें उससे मिलना होता है। ये जो योग है ना, दिस इज द साइंस ऑफ होल क्रिएशन। जितनी भी रचना हुई है, ब्रह्मांड है, ये जो संसार बना हुआ है हमारा, ये पूरी जो साइंस है वो योग है। योग इज मिलन है। तो ये जो पूरा हमारा ये जो क्रिएशन, सृष्टि की रचना से भी अगर आप देखें, जितनी भी रचना हुई हुई है, उसकी जो साइंस है वो योग है। इस साइंस को जब हम समझते हैं, जो आज हम एक बहुत अलग एंगल से समझेंगे, जैसे जैसे आप इस साइंस को समझेंगे ना, तो आपके आगे बहुत सारी जो हमारे मन में डाउट्स हैं, या बहुत सारी हमारे मन में ऐसी बातें होती है, वहां तो हम जाते ही नहीं है। अब आप देखो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सी मूवी देखते हो? अगर आप मूवी देखने के शौकीन हो, हम वो मूवी देखते हैं जिसके बारे में पहली चीज हमें पता चलता है ना। अगर किसी मूवी के बारे में पता ही नहीं, अब हम कहेंगे यार ऐसा कैसा हो सकता है, मूवीज आने से पहले ही उसका इतना ऐड होता है, बच्चों को इतना पता होता है ये एक्टर ये एक्ट्रेस इनकी ये मूवी आ रही है, तो हमारे अंदर एक टेम्पटेशन आती है, हम वेट करते हैं। जैसे ही वो मूवी आती है हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के रिव्यू सुनते हैं और हम अपने रिव्यू देते हैं। एक ही मूवी होगी, लेकिन कोई कहता है वाह बड़ी अच्छी थी, उसी मूवी को कोई कहता है यार बिल्कुल बकवास थी, है ना।
लेकिन जब हम उसके बारे में जानकारी मिलती है, हमारा मन करता है कि हाँ, हम उस मूवी को देखें। लेकिन सोच के देखिए, अब जैसे मैं बोलती हूँ, मैं मूवीज के बारे में जानकारी ही नहीं रखती। मुझे पता ही नहीं होता कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो जब मुझे वो चीजें पता ही नहीं होती हैं, तो मेरे अंदर जिज्ञासा ही नहीं आती है मैं उस मूवी को देखूं, वो कितनी अच्छी है, कितनी बैड है। मुझे कई बारी मेरे ग्रुप के लोगों ने बोला है, कुछ चीजें रेजोनेट करके, वो करके देखो, तो मैंने वो 1, 2 या 3 मूवीज देखी होंगी। मैंने मूवी नहीं देखी। आपको शायद सुन के अजीब लगेगा, मैं कभी पीवीआर नहीं गई। मैं कभी भी पीवीआर में नहीं गई। मेरी एनर्जी पता नहीं क्यों वहां तक लेकर ही नहीं गई, जबकि मैं एक दिन अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि यार एक दिन पीवीआर ही चलते हैं। मैंने तो पीवीआर ही नहीं देखा, पीवीआर कैसा होता है, राइट? सो ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अब आपको सुनने से क्या लग रहा होगा, शायद किसी के मन में ये भी आ रहा होगा, अरे यार ये देखने में तो इतनी आउटडेटेड नहीं लगती है, ये कभी मूवी नहीं गई, ये पीवीआर गई, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के टाइम में रहते हुए ये कैसे बता रही हैं? अजीब लग रहा है ना? थोड़ा सा कईयों को शायद हंसी भी आ रही होगी, और ये कितनी आउटडेटेड है, ये पीवीआर ही नहीं गई आज तक कभी, है ना? ऐसे ही हंसी आती होगी परमात्मा को, अरे ये लोग कितने आउटडेटेड हैं, इन्होंने कभी योग के बारे में जानकारी नहीं ली है, इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, इस शरीर को, इस एनर्जी को कैरी करके चलते हैं। आईने में सिर्फ क्या देखते हैं, मैं देखने में कैसी लग रही हूँ, अच्छा मैंने ये सूट पहना, ये साड़ी पहनी, सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी सुविधाएं हैं। अब सोचिए, परमात्मा को हम कितने आउटडेटेड लगते होंगे। आए किस लिए थे? अपनी सोल प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम योग को भूल जाते हैं। योग की अनुभूति कैसे होती है? जब आप परमात्मा के साथ अपना एक्सपीरियंस करते हैं, जब आपको वो एक अनुभव होने शुरू होते हैं, तब ये जो योग के, कि जो जितने हमें ऐसे लगते हैं ना अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, सारे सॉल्व होने लग जाते हैं। लेकिन योग की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? योग की प्रैक्टिस हम करते हैं जो योग के डिसिप्लिन है, जो योग के नियम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पतंजलि सूत्रा, वो तो पालन करना करना है, लेकिन गुरुजी हमें कुछ और ज्यादा इलेबोरेटेड वे में बताते हैं। गुरुजी हमें क्या बताते हैं? गुरुजी ने ये बताया है कि किस तरीके से हम खुद इसके ऊपर काम करके इस एक्सपीरियंस को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। सबसे मजेदार और ज्ञानवर्धक बात सुनिए, जब हम योग से जुड़ते हैं, देखिए कितनी मजेदार चीज है, हमने योग से जुड़ना है, प्लस से जुड़ना है। लेकिन प्लस से जुड़ने के लिए पहले हमारे में प्लस होना चाहिए, हमारे में वो एक योग की फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे इसकी गहराई तक जाना है। योग की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या दोस्तों? योग हमें कॉज बताता है। योग हमारे को कॉज बताता है, वो कारण क्या है, फिर उस कारण से वो बताएगा कैसे वो चीज इवॉल्व होते होते वो मैटर बना, क्योंकि हमें तो मैटर की चीजें दिखती हैं, और हम तो ऐसे हैं, जो दिखता है हम तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो नहीं दिखता। लोगों को जब भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होता है, तो पहले तो मन में बड़े प्रश्न आते हैं, और जब वो जुड़ भी जाते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, करते करते चीजों को सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस में बड़े खुश होने लग जाते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगी, वो बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कॉज जानते हैं? जिस दिन आपने अपने जीवन में होने वाली हर बात का कॉज ढूंढ लिया ना, कॉज, योग आपको बताता है कॉज क्या है, और कॉज से बताता है कि वो चीज मैटर कैसे बनी है। और हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल साइंस होती है, वो हमें क्या बताती है? वो हमें ये बताती है ये मैटर है, ये आपको दिख रहा है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और फिर वो बैक में जाती है, उसका कॉज क्या है। हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की।
लॉ ऑफ कर्मा हमें क्या बताता है? कॉज एंड इफेक्ट बताता है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? मेरे साथ बुरा हो रहा है, अरे मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही है, मेरे को इतने फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आ रहे हैं, मेरा करियर नहीं बन रहा, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं। जो उसका कारण है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो कारण जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको योग के प्रिंसिपल अपनाने पड़ते हैं। अब अगर आज गुरुजी ने ये वाला लेक्चर देने को बोला है, तो आई रियली वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ये मेरा डेडिकेशन है टुवर्ड्स माय lineage ऑफ गुरु मंडल। आई हैव सीन पीपल, they join the spirituality and मेडिटेशन करते हैं, विजडम लेते हैं, उनको कर्मा के बारे में पता चल जाता है, फॉरगिवनेस में आ जाती है, और वो अपने अंदर से बहुत मैल निकाल देती हैं, और फिर वो जीवन को एक अलग तरीके से जीने लग जाते हैं, और उनको लगता है फुल स्टॉप। जब यहाँ पहुंचोगे, असली सफर अब शुरू होता है। उससे पहले तक का जो हम योग कर रहे हैं, सच बताऊं, वो एलिमेंट्री लेवल का चल रहा होता है। उसके बाद हम ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं, तब हम जाके उन चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से सीख पाते हैं, और हम समझ पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हम ये जो फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं, ये संसार देखते हैं, ये क्या है? देखो, हम सभी जानते हैं। हम अगर अपनी बात करें, तो हम हमारे भी एटम है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, देन केमिकल्स हैं, देन सेल्स हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट हमारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, और ये इंसान बन गया। तो हमें ये समझ में आता है कि फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, वो कैसे बनती हैं? एक एटम से हम इंसान तक बनते हैं। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, फिजिकल वर्ल्ड में ये जो चीजें आती हैं, जैसे कि हम शाम को क्या बोलते हैं? ओ मेरा बेटा ऑफिस से आ गया, या मेरा बच्चा कॉलेज से आ गया, स्कूल से आ गया, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वो स्कूल कॉलेज गया कहाँ से है? वो घर से जाता है, और फिर वो वहां से होके वो आ जाता है। अब आप सोच के देखिए कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड बना, जिसमें कि ये एटम से हम इंसान बने, ये कहाँ से आ रहा है? ये फोर्सेस कहाँ से आते हैं? क्या इस दुनिया में कोई भी स्कूल लगा लीजिए, कॉलेज लगा लीजिए, ऑफिस लगा लीजिए, सभी लोग किसी न किसी जगह से आ रहे हैं? कोई घर से आ रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई पीजी में रह रहा है, ऐसे आ रहा है ना? तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें ये चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से, जिसको कि हम सूक्ष्म, मैं सूक्ष्म जगत की बात कर रही हूँ, नॉट सूक्ष्म, सूक्ष्म बोलते हैं, है ना? सूक्ष्म जगत से। ये वहां के सटल फोर्सेस होते हैं, वहां की सूक्ष्म फोर्सेस हैं, वहां से ये चीजें आती हैं। और एस्ट्रल वर्ल्ड में कहाँ से आती हैं? वो आती हैं कॉजल वर्ल्ड से, कारण जगत से। अब सुनिए, कारण जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से आई फिजिकल वर्ल्ड में, जस्ट इट इज अ चेन। तो मैंने क्या बताया? योग हमें कॉज बताता है, कॉज, कारण। कारण क्या है? कारण जगत से हमें बताता है कैसे वहां ये हम यहां तक पहुंचे। और जितना अभी हम लोग मटेरियल साइंस पे करते हैं, वो बस यहाँ की हम चीजों को देखते रहते हैं, वो हमें समझ में आ रहा है, हम उसी को सत्य मानते हैं। हमें एस्ट्रल और कॉजल तक को समझने के लिए वी नीड टू एक्सपीरियंस इट। एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट एनर्जी, दैट कॉन्शियसनेस, क्या बोलते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बंदा पता नहीं बेकार है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आई डोंट बिलीव इट। ऑफ कोर्स डोंट बिलीव इट, बट ट्राई टू एक्सपीरियंस इट ना। एक बार उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब समझ में आएगा, अरे बाबा रे, वाकई में कॉज तक जाओगे। ईगो कॉन्शियसनेस, मैं कहती हूँ, उड़ जाएगी, रहेगी नहीं, अगर आपने एक बारी कॉज लेवल तक उन चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर अब हम बात करें कि हम इंसान कौन है, ये जो मैक्रो कॉस्मो बोलो, तो हम उसका एक माइक्रो हिस्सा है। माइक्रो होता है इंडिविजुअल हिस्सा, मैक्रो होता है
इन टोटालिटी के अंदर। तो ये जो मैक्रो आप कॉस्मो कहिए, तो हम लोग क्या है, हम उसका माइक्रो कॉस्मो है। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये कैसे है, ये ग्रॉस मैटर है भाई, है ना। हमारी लाइफ होती है, हमारी एबिलिटीज है, सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। वी हैव अवर सेंसेस, सेंसेस के हिसाब से हमारी एबिलिटीज बनती हैं। कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी सटल पावर्स के ऊपर, जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं हमारे अंदर। अरे हमारे तो कौन से फोर्सेस हैं, हमने तो यही पढ़ा है, ये बॉडी के ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं। शक्ति कहाँ से आई, अच्छा मतलब इसका मतलब ये हुआ मेरे ऑर्गन की फंक्शनिंग। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारे को ये बहुत डिटेल में समझाया कि ये जो शरीर होता है, इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है हमारे ही अंदर एस्ट्रल और कॉजल बॉडीज के ऊपर। जिस तरीके से ये जो फिजिकल जगत है, ये एस्ट्रल और कॉजल वर्ल्ड में डिपेंड करता है, उसी तरीके से ये जो फिजिकल बॉडी हमारी है, ये एस्ट्रल और कॉजल बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो हमारी फिजिकल बॉडी है, how it has been created, it has been created, it has been sustained by the forces of the astral body। जो एस्ट्रल बॉडी हमारी है, उसकी जो फोर्सेस हैं, उनसे ये चीज हमारी डायरेक्टली क्रिएट हुई है। तो हम सबको पता है एस्ट्रल बॉडी का फोर्स क्या है, या नहीं भी पता, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या है, वो है हमारा लाइफ करंट, हमारी प्राण शक्ति। तो जो ये फिजिकल शरीर है, इसमें जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो इस शरीर के साथ किस तरीके से इसको सस्टेन करता है, वो सस्टेन करता है प्राण शक्ति से, लाइफ फोर्स से। सबको मालूम है प्राण शक्ति क्या है, लेकिन जिनको नहीं मालूम, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये श्वास है, लेकिन जब हम श्वासों पे अपना ध्यान देते हैं, तब ये प्राण शक्ति बनती है, तब वो हमारी प्राण शक्ति आती है। ये जो प्राण शक्ति होती है, ये अब मैं गुरु जी का बता रही हूँ। गुरु जी ने क्या एक्सप्लेन किया है, गुरु जी कहते हैं जो प्राण शक्ति है, इसमें क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, यस वी नो, साइंस में हमने पढ़ा हुआ है, चेतना का और इलेक्ट्रॉन्स का ये मिक्सचर है। और गुरुजी ने इसको बहुत खूबसूरत नाम दिया है, लाइफ ट्रॉन्स। गुरुजी ने इसको नाम दिया हुआ है लाइफ ट्रॉन्स। और डिफरेंस दोनों में क्या है, हम तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। मेरे ख्याल से हाँ 10th तक मैंने ये गुरुजी के लेसन्स लेने शुरू कर दिए थे। तो हमारी साइंस की क्लास में मैम पढ़ा रही थी इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो मैंने कहा लाइफ्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर। मैम कहती है व्हिच टर्म इज दिस, व्हाट आर लाइफ्ट्रॉन। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बताया लाइफ्ट्रॉन्स आर देयर। सो मेरी टीचर वाज लाइक ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो बाद में अब मैम को भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैम मेरे को अपने स्टॉफ रूम में बुलाए, बोले अच्छा बताओ लाइफ्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो मैं उनको बताने लग गई कि ऐसे होता है, ये हमारी बॉडी होती है। तो वो मैम के लिए फर्स्ट टाइम था, मैम ने कभी नहीं सुना था। तो मैं लग गई एस्ट्रल बॉडी होती है, ये होती है, तो वो जो कनेक्ट होता है, तो गुरुजी वो उसको लाइफ्ट्रॉन्स बोलते हैं, तभी तो हमारे में लाइफ आती है। एंड माय टीचर वाज स्पीचलेस। तो मैम से वेरी गुड, यू गो। उस समय तो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन मेरी मैम के पास उस चीज का आंसर नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ पढ़े हो, कौन सी बुक है, एंड देन मैंने उनको सारे डिटेल्स दिए कि ये चीज मैंने यहाँ से पढ़ी है। तो देखो गुरुजी ने कितना बढ़िया बताया कि ये जो लाइफ एनर्जी है, ये जो प्राण शक्ति है, इसमें चेतना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। गुरुजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है, अभी आप आगे बड़ा खूबसूरती से समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैकेनिकल चीज है, और ये जो लाइफ्ट्रॉन गुरुजी ने बोला, उसमें इंटेलिजेंट होता है,
कैसे आपको इसको प्रूफ करे? तो मैंने भी ये एग्जाम्पल जो पढ़ा था उस समय जितनी समझ थी मैंने बताया। देखो, एक बल्ब होता है, बिजली का बल्ब होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी शाइन करती है, मानते हो ना? एक बल्ब जब जलता है तो वो कैसे रोशनी देता है? उसके अंदर बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी शाइन करती है। क्या उस बल्ब के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी एक और बल्ब को ग्रो कर सकती है? मुझे कोई भी आंसर बताएगा यस या नो में। चाहे आप अनम्यूट मत कीजिए, कहीं हम डिस्टर्ब हो। आपका वीडियो खोल के मुझे यस या नो बता दीजिए। आई डोंट नो व्हाई सिर्फ 4-5 लोग ही वीडियो खोलते हैं बस, बाकी सब पर्दे के पीछे। यस और नो, वो इलेक्ट्रिसिटी। नो, परवीन जी कह रही है नो, भैया कह रहे हैं यस। यस, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर एक बल्ब और पैदा कर सकती है। भैया आप यस कह बल्ब रहे हो? नहीं। मैंने बल्ब भी बल्ब पूछा को है। नहीं। मैंने ओके, बल्ब आई भी एम सॉरी। पूछा है कि नो नो दैट नो दैट नो। इलेक्ट्रिसिटी कैन ग्रो अ बल्ब। मैंने यही पूछा है कि क्या वो उसके अंदर एक बल्ब कर सकती है? तो भैया कह रहे हैं नहीं। मेरे ख्याल से बाकी सब भी कह रहे होंगे नहीं। नहीं ना, तो ये क्या है? ये तो एक मैकेनिकल रिलेशन हुआ। मैकेनिकल रिलेशन है ना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, बल्ब बनाया, उसमें उसको डाल दिया तो बस रोशनी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? मैकेनिकल रिलेशन। अब हम बात करते हैं लाइफ करंट की, जो गुरुजी ने बात करी है प्राण शक्ति की। हम सभी जानते हैं, सभी मेच्योर लोग हैं, वी ऑल नो हाउ अ वुमन कंसीव व्हेन अ स्पर्म एंड एग, you know it comes together. व्हेन स्पर्म और एग यूनाइटेड होते हैं तो एक फीमेल कंसीव करती है। उन दोनों के अंदर क्या होती है? प्राण शक्ति होती है। उस एग में भी, उस स्पर्म में भी प्राण शक्ति होती है। और वो कहाँ जाती है? वुम में जाती है, गर्भ में जाती है। ये एनर्जी एक इंसान क्रिएट करती है कि नहीं? यस इट डज। सो हाउ कैन वी से कि सिर्फ हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, हमारे अंदर लाइफ्ट्रॉन्स हैं। एक इंसान को वो क्रिएट करती है। इस अभी तो सुन रहे हैं, इसको बाद में दोबारा से थोड़ा सोचना, इसके ऊपर मनन करना। जब आप इसको सोचेंगे, आप इसके ऊपर मनन करेंगे, देन यू विल। एक सेकेंड, मेरी ना डॉटर की कॉल आ रही है, एक सेकेंड। ओके, आई एम सो सॉरी। सो अब आप सोच के देखिए, और हम बोलते हैं कि ये जो प्राण शक्ति है इसमें भी ठीक है, कॉन्शियसनेस मानते हैं साइंटिस्ट भी, और इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट अबाउट लाइफ्ट्रॉन्स? वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में जब जाती है, वो एक छोटा मिनी बल्ब प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो मैकेनिकल फंक्शन करती है। लेकिन जो स्पर्म में और ओवमैक के अंदर जो ये प्राण शक्ति होती है, वो एक प्राइमल सेल बनाती है। हम बोलते हैं ना, वो एम्ब्रॉय बनता है और फिर उससे वो बच्चा बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो वो क्या है? वो है लाइफ्ट्रॉन। अब क्या होता है, बहुत सारी मदर्स हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वी ऑल आर अवेयर, बट मे बी आपको अभी जो सुनो आपको कुछ नया लगे। क्या होता है, जब फर्स्ट डेवलपमेंट फेज होता है, हम भी तो कभी अपनी माँ के गर्भ में थे, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है? स्पाइन बनती है, ब्रेन बनता है, और ये नर्वस सिस्टम बनता है। आप लाइफ्ट्रॉन की खूबसूरती देखिए। सारी जिंदगी हम क्या बोलते हैं? अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सीना तान के चलिए। सबसे पहले हमारा, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी नहीं, एक देयर इज वेरी नाइस वर्ड, मेरुदंड। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, देन हमारा ब्रेन, फिर उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। उसके बाद हमारे सारे पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे पूरा एक इंसान बनता है। ये काम कैसे होता है? ये काम हो रहा होता है एस्ट्रल बॉडी के फोर्सेस से। जो सूक्ष्म बॉडी के फोर्सेस होते हैं,
उनसे ये काम हो रहा होता है। पहले एक कारण बना, अभी वो आगे करते हैं, अभी ये देखो कि उससे ये फिजिकल में ये सारी चीजें बन रही होती हैं। जिस तरीके से हमारी ये फिजिकल बॉडी होती है, हमें मालूम ही है। अब उसके अंदर हमें समझ में आ गया, मेरा ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व्स के पेयर होंगे। अब यहाँ क्या होता है, एनर्जी के प्लेक्सस बनने, एनर्जी सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम चक्रास बोलते हैं। मेरे ख्याल से इस ग्रुप में सभी लोगों को पता है कि चक्रास एनर्जी सेंटर कहाँ होते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। जिस सबसे पहले जो हम बोलते हैं, हमारा रूट चक्रा एकदम स्पाइनल कॉर्ड के बेस के ऊपर होता है। फिर हमारे नेवल से लगभग 1.5-2 इंच के नीचे हमारा स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्रा। देन 2 इंच अबव हमारा सोलर प्लेक्सस, या उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, नहीं नहीं, स्वादिष्ठान से ऊपर क्या बोलते मणिपुर, मणिपुर हैं, मैम, मणिपुर। यस, मणिपुर, मणिपुर चक्र आता है। फिर उसके बाद बर्स्ट लाइन के सेंटर में हमारा जो ये हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, ये यहाँ पे जैसे बोलते हो तो एक वो लगता है, ये विशुद्धि चक्र। एंड देन थर्ड आई, और वो तो सहस्त्रधारा, वो तो एक स्थिति होती है। तो फिर ये चीजें बनती हैं। गुरुजी ने हमारे को इसको सिंबॉलिक वे में क्या समझाया था। रूट चक्रा जो होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता था, 5 पांडव के अंदर सहदेव को। वो कौन सी क्वालिटीज है, वो दम की क्वालिटीज है। दम की क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, अपने आप को रिस्ट्रेन करना, यानी कि अपने आप को इविल चीजों से दूर रखना। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब देखो, बात वही होती है, समझने का मतलब अलग होता है। एक बहुत फेमस गाना रहा है, दम मारो दम। तो दम का मतलब क्या लगा लिया जाता था, जैसे ड्रग्स ले लेना। दम का असली मीनिंग क्या होता है, अपने आप को इविल चीजों से दूर रखना। तो वो गाना भी क्या कह रहा है, दम मारो दम, यानी कि इविल चीजें हम करें। और दुनिया देखो, उस गाने को कितना हिट किया गया, और लोगों ने उससे कितना, एक हिप्पी कल्चर कितना प्रमोट हुआ। लेकिन हमारे शास्त्रों ने क्या बताया है, दम, दम यानी कि वो चीजें नहीं करनी। तो वो वहां पे गुरुजी ने सहदेव को समझाया। जो सेकंड चक्र है हमारा, वहां पे नकुल, नकुल ने एडहेरेंस को बताया, यानी कि पावर टू ओबे गुड रूल्स, जो अच्छे रूल्स है उनका पालन करना। फिर जब हम अपने मणिपुर चक्र पे आते हैं, वहां पे अर्जुन, मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इस रचना का सेंटर पॉइंट नेवल है। तो ये दोनों ही चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पे अभी मैं आपको चक्रास वैसे नहीं बता रही जैसे हम लोग चक्रा थेरेपी में करते हैं, हम गुरुजी के उससे समझ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। अगर हमारे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो यानी कि हमारा ये जो चक्रा है, ये बैलेंस में नहीं है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसको हम बोलते हैं भीम, दैट इज द पावर ऑफ vitality. It is all about your vital power and strength. And then we come to with this vishuddhi chakra, and this is a yudhishthir. Yudhishthir क्या, डिवाइन कामनेस को बताता है। हमारे ही अंदर ये एनर्जी सेंटर है। हम अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को कौन से सेंटर पे रखते हैं। अब दो बातें होंगी, जिस सेंटर पे रखेंगे वैसे ही हमारे में ट्रेड्स होंगे, हमारे में जैसे ट्रेड्स होंगे हम उसको वैसे ही रखेंगे। दैट्स द ओनली रीजन। अपनी प्रोग्रेस के लिए वी नीड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मेडिटेशन, वी नीड विजडम, वी नीड इम्प्लीमेंटेशन। तीनों चीजें जरूरी हैं, श्रवण मनन एंड मंथन, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनती है, हमारी पेरिफेरल सारा नर्वस सिस्टम बन जाता है। अब हम आते हैं एस्ट्रल बॉडी पे, ये एक नई चीज मिलेगी। एस्ट्रल बॉडी पे भी एस्ट्रल ब्रेन है हमारा। वो जो एस्ट्रल ब्रेन होता है, उसमें 100 रेज है लाइट की, या जिसको कि हम बोलते हैं ना 1000 वाला, तो जिसको हम क्राउन चक्रा, जबकि क्राउन चक्रा एज पर रूल उसको चक्रा में नहीं डालते, वो एक स्थिति है। वो हमारा एस्ट्रल ब्रेन होता है, और एस्ट्रल स्पाइन आती है, और उसी के अंदर अब हमारे सूक्ष्म सेंटर्स होंगे। अभी जो मैंने आपको एनर्जी सेंटर 5 यहाँ पे बताए हैं, ऐसे ही उसमें भी होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, लाइट होगी और एनर्जी होंगी।
और यहाँ का नर्वस सिस्टम होगा। यहाँ के नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नाड़ी। आपने सुना होगा, नाड़ी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग वो करते हैं, कई लोग वो नाड़ी किसी की पकड़ के ही बता देते हैं। तो वो देखो, वो आपके एस्ट्रल लेवल की नाड़ी को पकड़ के बताते हैं। ये जो एस्ट्रल बॉडी होती है, ये क्या है हमारे अंदर? दिस इज द सोर्स ऑफ पावर एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जो हमारे 5 सेंसेस हैं परसेप्शन के। 5 सेंसेस नहीं कह रही हूँ, 5 इंद्रियां इस फिजिकल बॉडी में लगी हुई है, वो हमें पता है। मैं बोल रही हूँ 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, यानी कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। वो अनुभूतियां हमें इससे होती हैं। और साथ ही जो हमारे 5 सेंसेस ऑफ एक्शन है, स्पीच है, हमारी मैनुअल एबिलिटीज है, लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, प्रोक्रिएशन है, संतान उत्पत्ति करना, और हमारा एक्सक्रीशन, जो यू नो लाइक नेचर कॉल पे जाना, वो एस्ट्रल बॉडी के उसमें है। देन जब हमारे में फ्लो होता है किसका? लाइफ एनर्जी का, प्राण शक्ति का। तो पता है क्या होता है? हमारे अंदर वो जो प्राण है, वो जो वायु है, वो इस फिजिकल बॉडी में 5 फॉर्म में जाती है। वो फिजिकल बॉडी में अभी तक तो हम सिर्फ, लगता है बस सांसों पे ध्यान लगा लिया, डीप ब्रीदिंग कर ली, वो बोलते हैं ना डीप ब्रीदिंग करो बड़ी अच्छी एनर्जी मिलती है, तो जाने अनजाने क्या होने लग जाता है, एस्ट्रल बॉडी तक हम उसको कहीं ना कहीं वो कुछ तो पहुंच ही जाती हो। तो वो 5 वे में जाती है। वो 5 वे क्या है? ऑल्दो इट इज, आई एम नॉट सपोज कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं हल्का हल्का बता रही हूँ। क्रिस्टलाइजेशन, सर्कुलेशन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म, इलिमिनेशन। तो वो जो प्राण अपान ऐसे करके हिंदी में वायुस बोलते हैं, वो देखो, हमें लगता है हमारे ही शरीर में अगर वो बैलेंस खराब है, तो वो क्या कर रही है? वो हमारी एस्ट्रल बॉडी के बैलेंस को खराब करती है, क्योंकि ये सारा हमारा वहीं पर होता है। अब देखिए, जो हमारी ये एस्ट्रल लाइक स्पाइन होती है, एस्ट्रल, अभी तो हम लोग तो, अरे हम तो सिर्फ यही रीढ़ की हड्डी सुने थे। ये जो हमारा एस्ट्रल स्पाइन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी, सेरिब्रोस्पाइनल। सु, सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, दोबारा बोलिए प्लीज, एक बारी बोलेंगे प्लीज? सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, सुषुम्ना। सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं उसको। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ये कंट्रोल करती है ग्रॉस फंक्शन किसके? एस्ट्रल लाइफ्ट्रॉन्स के। जैसे लाइफ्ट्रॉन्स फिजिकल अभी हमने समझे, ये एस्ट्रल वाले के। इसके अंदर हमारे 5 जबरदस्त वाइब्रेटरी क्रिएटिव एलिमेंट्स, जो नहीं हम बोलते हैं, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, ईथर है, वो इसके साथ जुड़े होते हैं। ये हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को सस्टेन करते हैं। अभी देखिए, ये जो हमारी नाड़ी होती है, जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जिसको कि हम कहें हमारा एस्ट्रल स्पाइन है, इसके अंदर एक और होती है, उसको बोलते हैं वज्र। उसके भी अंदर एक और होती है, उसको हम बोलते हैं चित्रा नाड़ी। तो देखिए, अभी तक हमें लगता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, राइट? अब देखिए, एस्ट्रल, एस्ट्रल के अंदर हमने 3 बनाई। एक हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसी के अंदर वज्र है, उसी के अंदर चित्रा है, और सुषुम्ना नाड़ी के साथ 2 होती है, लेफ्ट राइट। वो शायद आपने सुना ही होगा, ईदा और पिंगला नाड़ी। अभी तक इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो जस्ट रेज योर हैंड, अगर इतने में किसी को कंफ्यूजन है तो। नो? और मैं एक चीज और बताती हूँ, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जैसे नीचे मान लीजिए ये रूट चक्र है, ये यहाँ से हुई, तो ये वाली जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो हमारी वज्र नाड़ी होती है, ये आपकी क्या करती है? एक्सपेंशन का काम, कॉन्ट्रैक्शन का काम, या जितने भी हमारी एस्ट्रल बॉडी के मोशंस होते हैं, ये उसका सारा काम करती है।
और ये जो वज्र नाड़ी होती है, अब इनकी लेंथ भी ऐसे ऐसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो वज्र नाड़ी होती है, ये अपवर्ड की दिशा में ही जाएगी। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्वाधिष्ठान चक्र से होती है, सेक्रल वाले से होती है। ओके, तो ये वहां से हमारी जाती है। और ये हिडन नाड़ीज होती हैं। इन नाड़ीज का अनुभव बिल्कुल होता है, 100% होता है। बट वो ऐसा नहीं है कि एक दिन मेडिटेशन पे बैठे हो और हो जाएगा, है ना। उसके लिए बहुत एक साधना करनी पड़ती है, तब ये चीज हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, अगर हम बोलें, ये किससे बनी हुई है? हमें दिखता है ना, क्या बोलते हैं, हार्ड मास बोलते हैं, ये उससे बनी हुई है। ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये प्राण शक्ति से बनी हुई है। प्राण शक्ति में वही इंटेलिजेंट लाइट है और हमारे लाइफ्ट्रॉन है। और अब हम आगे चले तो हमारी कारण शरीर आता है। हमारी ये जो कॉजल बॉडी आती है, कॉजल बॉडी किससे बनी होती है? कॉजल बॉडी बनी होती है हमारी चेतना से। जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, उसके जो आइडियाज होते हैं, ये उससे बनी होती है। और गुरुजी ने इसको क्या नाम दिया है? थॉट ट्रॉन्स। कि जितने आइडियाज हैं, ये हमारे यहाँ से ही आते हैं, आपके कारण शरीर से आते हैं। कारण शरीर की जो सबसे, मतलब हम कहते हैं, जो हमारी नाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी होती है। तो आज तक हमें क्या लगता था कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें 5 है। सुषुम्ना नाड़ी, इंगला पिंगला के बारे में फिर सबने सुना होता है, बस इतना ही होता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर भी वज्र है, फिर चित्रा है, और फिर कौशल में अगर हम जाएं तो हमारी ब्रह्म नाड़ी होती है। नाड़ी विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान होता है, लेकिन वही है कि करने वाला बहुत जबरदस्त मास्टर अगर हो, तो वो नाड़ी विज्ञान की भी बहुत अच्छी लोग जो है वो जानकारी रखते हैं। तो गुरुजी ने आगे ये बताया है कि ये जो हमारे, ये जो कॉजल सेरिब्रो स्पाइनल की मैं बात कर रही हूँ, ब्रह्म नाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे 7 स्पिरिचुअल सेंटर होते हैं चेतना के। कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग अभी एनर्जी पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे जब हमारी चेतना एक्सपेंड होती है, आप तुरंत इस चीज को कनेक्ट करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं होता है। जब हमें किसी चीज की थ्योरी समझ में आती है और हम उससे रिलेटेड जो भी है, हम अपना एफर्ट डालते हैं, हम उससे जुड़े हुए प्रोसेस करते हैं, वट एवर वी डू, ये सारे अनुभव होते हैं। सब जगह पे वो हमारी एनर्जी जो है वो जाती है। इसी में गुरुजी ये बता रहे हैं कि हमारा जो कॉजल ब्रेन होता है, वो पता है क्या करता है? वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, कॉस्मिक चेतना को बिल्कुल संभाल के रखता है। वो हमारा वहां पे होता है। और आपको पता ही है, सत चित आनंद, जिसको हम बोलते हैं एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस और एवर न्यू ब्लिस स्पिरिट का होता है, वो हमें वहां पे मिलता है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी के पार्ट बोलते हैं कि मेरा मेडुला है, तो कॉजल मेडुला होता है। ये मेरा सेरिब्रम है, तो वो कॉजल होता है। इसके अंदर सारी पावर्स होती हैं हमारे कॉजल बॉडी वाली। अब हमें ये समझ में आ गया, फिजिकल बॉडी है, फिर अगर हम चले हमारी एस्ट्रल बॉडी है, फिर हमें समझ में आ गया हमारा कौशल कारण शरीर है। अब दोस्तों क्या होता है, गुरुजी ने ये बताया है कि योग में ये जो शरीर है, जैसे इनके ऊपर आप ये कह लीजिए एक परत है, एक तह है, जिसको हम कोशा बोलते हैं। आपने सुना होगा 5 कोशा होते हैं। आजकल इस पे भी बहुत डिबेट है, कोई 7 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई कैसे भी बताता रहे। लेकिन जो हमारे वेद में बताया गया है, जो हम ट्रेडिशनल योगा से समझते हैं, जो गुरुजी ने बताया है, मैं उसी के बेसिस के ऊपर बताऊंगी। इसको थोड़ा यूं समझ लेते हैं, जस्ट सिंपलिसिटी के लिए। जैसे मान लेते हैं ये हम बैठे हुए हैं, ये हमारा शरीर है,
ठीक है, ये हम बैठे हुए हैं, ये फिजिकल बॉडी है। तो एक इसके अंदर छोटा ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एस्ट्रल बॉडी। फिर उसके अंदर एक और छोटा बना लीजिए, वो बन गया आपका कारण शरीर। तो ये 3 बॉडीज हुई। अब इन 3 बॉडीज में हमारे कुछ आवरण है, आवरण इज द राइट वर्ड, दैट इज द कोशास। वो 5 कोशा हमारे कौन से हैं? पहला जो इस बॉडी के है वो है हमारा अन्नमय कोश। फिजिकल बॉडी पहला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल वो क्या था, वो हमारा है कारण शरीर। तो उसके बीच में एक हमारा कोश, मैंने अभी बताया है कॉजल बॉडी उसको कैसे जोड़ती है, प्राण शक्ति से, है ना। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, वो है हमारा प्राणमय कोश। और जो हमारा कॉजल बॉडी होता है उसके ऊपर हम एक अपनी तह और लगाएंगे, एक परत और आवरण डालेंगे, तो वो बनता है हमारा मनोमय कोश। फिर उसके और कारण शरीर के बीच में एक परत होगी जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और फिर जो हमारा कॉजल बॉडी है उसके ऊपर जो एक लेयर आती है उसको हम बोलते हैं आनंदमय कोश। ये बहुत ध्यान से सिर्फ सुनने वाली चीज नहीं है, आप इसको अनुभव कीजिए। आप इतने अलर्ट बनिए, इतने जानकार बनिए कि क्या मैं अपने तीनों शरीर की और इन सब कोशों के ऊपर ध्यान देती हूँ, काम करती हूँ या करता हूँ, वट एवर इट इज, देन यू विल रियलाइज। हम बॉडी पे लगे रहते हैं, बॉडी पे लगे रहते हैं और उस कनेक्शन पे लगे रहते हैं, यहाँ का टास्क पूरा नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी हमारे को कैसे काम करना है। अब देखिए, अगर अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूं और मैं बात करूं, सबसे पहले मैं अब लास्ट में मैंने कौन सा बोला है, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में क्या है, उसमें ब्लिस है, सच्चित आनंद की स्थिति है। अभी तो हम मेडिटेशन करते हुए जरा सा टेस्ट लेते हैं तो बोलते हैं हाँ, अब सोचो उस स्थिति में हमें हमेशा रहना है। फिर उसके बाद विज्ञान में, मनोमय की मैं बात करूं, प्राण में की बात करूं, तो उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, इंटेलेक्ट, माइंड और लाइफ, ये उसमें आ जाएंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं, ये जो हमारे शरीर का जो अन्नमय कोश है, तो इट इज ऑल अबाउट मैटर, इट इज ऑल अबाउट मैटर। तो ये कोशास को जानना, कोशास को समझना, और जो अभी हमने आज ये समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मैंडेटरी है। अभी इसमें और चीजें बड़ी गहरी हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि अभी हमारी स्थिति नहीं है उसको डिस्कस करने की, तो उसको हम बाद में करेंगे। ओके जी, नाउ आई रिक्वेस्ट, प्रियंका का मैसेज आया है कि मैं रीड कर सकती हूँ, तो प्रियंका आप प्लीज इसको रीड कीजिए। जय गुरु जी। इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के बाद अब हम श्लोक संख्या 8 की तरफ अग्रसित होते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्ति जयद्रथः। जय गुरु जी। वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है इस श्लोक में, अगेन हम तो सिर्फ उसके मीनिंग पे, अपनी बैटल के लिए वो मीनिंग ले रहे हैं। गुरुजी ने इसमें बड़ी खूबसूरत बात बता रहे हैं। गुरुजी ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे सेंसेस है, इसकी जो आर्मी है, उसमें क्या क्या कौन कौन है, उनके गुणों को हमें भी देखना है कि मेरे अंदर वो चीज कहाँ पे इम्बैलेंस है और हमें उसके ऊपर काम करना है। गुरुजी ने द्रोणाचार्य जी का हमने लास्ट टाइम भी समझ लिया था, हम उनको अपने संस्कार भी बोल सकते हैं, हैबिट और इनर टेंडेंसीज बोल सकते हैं, जो हमारी चेतना में अपना इंप्रेशन डाल देती हैं। देन गुरुजी बता रहे हैं भीष्म। तो भीष्म किसके बारे में बताते हैं, तो गुरुजी कहते हैं वो हमारी इनर सीइंग ईगो के बारे में बताते हैं। वो भीष्म जी को अगर हम उनसे करें, कर्ण का किसमें है, तो अटैचमेंट के बारे में है। कर्ण अपने रिश्तेदारों से लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए वो रेडी नहीं थे, तो वो भी अटैचमेंट है। देन कृपाचार्य जी थे,
तो कृपाचार्य जी किसके बारे में बता रहे हैं? इंडिविजुअल डिल्यूजन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग डिल्यूजन में रहते हैं, तो इंडिविजुअल डिल्यूजन, नॉट द कॉस्मिक डिल्यूजन, इंडिविजुअल। तो वो कृपाचार्य जी का वो बताया गया है। इसी तरीके से उसमें अश्वत्थामा, वो हमारे जो बड़े लेटेंट डिजायर, छुपे हुए डिजायर हमारे अंदर होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी हम लाइफ में बड़े फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी हम लाइफ में कुछ गलत कर जाते हैं, हम ईगो में घिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। फिर विकर्ण के बारे में, जो रिपल्शन के बारे में, त्याग के बारे में बात करेंगे। सोमदत्ती के बारे में, सोमदत्त के बारे में बताया गया है, जो मटेरियल एक्शन के बारे में बताते हैं। और जयद्रथ के बारे में बताया गया, जो बॉडी अटैचमेंट के बारे में बताते हैं। या हमारा एम ये नहीं है अरे ये कौन था, ये किसका बच्चा था, नहीं, हमने उनको ये समझना है कि जो उनके लाइफ के करेक्टर थे, क्योंकि ये युद्ध गुरुजी ने समझा दिया हमारे अंदर ही है, हम उसको समझ रहे हैं। तो एक देखो बड़ी प्यारी लाइन है जो गुरुजी ने, मैंने उसको बहुत सिंपल में हिंदी में करने की कोशिश करी है। गुरुजी कहते हैं, यदि हम बहुत इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स मटेरियल डिजायर्स के लिए, यदि आप मटेरियल डिजायर्स के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, लेकिन आपके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटिव रीजनिंग है, जो बुद्धिमत्ता है, वो आपको थोड़ा मना करती है कि भाई इतना ज्यादा डिजायर, इतना लालच या जो भी है, आप इस चीज में नहीं जाइए। तो क्या हो जाता है, गुरुजी कहते हैं, हम इस बात का एहसास कर लेते हैं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत डिजायर चाह रही हूँ, शायद ये मेरी सोल प्लान में है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतनी कमजोर पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ कि मैं ये डिजायर चाह रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, वो हमारे अंदर ये भाव डालते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। जब हम नर्वस होते हैं तो पता है हम क्या करते हैं? सरेंडर, अच्छा छोड़ दो, जो भगवान करेगा। वी आर वेरी स्मार्ट। डिजायर किसके अंदर जागा? मेरे अंदर। मेरी ही बुद्धिमत्ता मुझे ये रियलाइज करवा रही है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं उसका सामना नहीं कर पा रही, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही। अब मैं क्या करती हूँ? छोड़ दो, जो भगवान करेगा। भगवान नहीं, सब डिजायर मेरे अंदर आया है, तो उसके ऊपर काम भी किसको करना चाहिए? मेरे को ही करना चाहिए, मेरे को ही उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट? तो गुरु जी कहते हैं, क्या होना शुरू हो जाता है? आप देखते हो कि वो जो डिजायर मेरे अंदर आ रहा है, वो कितनी उससे आ रहा है, मतलब कितनी उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो कभी तो थोड़ा थोड़ा मिल गया, थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा मिल गया, थोड़ा छोड़ दिया। तो गुरुजी कहते हैं, ये क्या होता है? आप सेंस माइंड में फंसे रह जाते हो, आप अपने, जो हमारी इंद्रियां हैं, हम उसी में फंसे रह जाते हैं। अब बड़ी छोटी सी चीज ले लो, मेरे को मीठा नहीं खाना, भाई मैं इतना सा खा लूं, अच्छा एक पीस चॉकलेट खा लूं, अच्छा मैं डार्क चॉकलेट खा लूं, मैंने सुना है डार्क चॉकलेट वो नहीं है। तो ये क्या है? हम सेंस के अंडर रहते हैं। फिर हम कहते हैं, यार मुझसे नहीं, मैं खा रही हूँ, चल जो होगा देखा जाएगा। सबसे वीक बन गए, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मैंने क्या बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ये काम कर रही हूँ, पता मुझे भी है ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा रही हूँ, है ना? ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, अब आप इसको अपने से जोड़ के देखिए। गुरु जी कहते हैं कि जब आप सेंस आइडेंटिफाइड चीजों में जुड़े रहते हो, तो आप मनो में, कोश में जकड़े होते हो, मेरा मन ये कह रहा है। तो आप क्या करते हो? आप अपने अंदर डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी को जगा नहीं पाते। इसका पता है क्या मतलब है? आप अपने अंदर जो ज्ञान में कोश है, उसको एक्टिव नहीं कर पाते हो। इतना ब्यूटीफुल है अगर आप इस चीज को समझें। तीनों शरीर हमारे अंदर है, तीनों के भाव क्वालिटीज हमारे अंदर है, उनके ऊपर कोशाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। आपके भाव आपको एक कोशा के अंदर, एक आवरण में रखते हैं। यू वोंट बी एबल टू शेड दैट आवरण। अब समझ में आ रहा है? आप उस आवरण को ही नहीं हटा पाएंगे अपने ऊपर से। हम हजार बहाने बनाएंगे, व्हाई आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ माई दिस एडिक्शन। मेरे अपने जो भी है, मेरा बिहेवियर है, कुछ भी है, मैं क्यों नहीं बाहर निकल पा रही?
क्योंकि वो आवरण आपके ऊपर जकड़ा हुआ है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। उसको थोड़ा समझिए, इसको साथ साथ, ये सिर्फ सुनने का नहीं है, इसको समझिए कि हाँ, कनेक्ट कीजिए अपने अंदर कि ये चीज कहाँ मेरे साथ भी होती है। तो गुरुजी ने बहुत, अब उसको थोड़ा वो करके मैं बताती हूँ। गुरुजी ने बताया कि ये जो सोल क्वालिटीज के अगेंस्ट है, ऑफ कोर्स सेंस क्वालिटीज सोल क्वालिटीज के अपोज है ना, उससे उल्टा में दिशा में लेके जाती हैं। वो गुरुजी ने बताया है कि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में ये बोला है कि जो परमात्मा होता है ना, वो कलेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से, डिजायर से दूर होते हैं। ये उन्होंने बताया, पतंजलि सूत्रों में ये बताया गया। फिर आगे योग सूत्र, दूसरे योग क्षेत्र में सूत्र में उन्होंने ये चीज बताई कि कलेश है, जिसको हम कलेश या ट्रबल बोलते हैं, ये क्या है? कलेश क्या होता है? हम पंजाबी लोग मोस्टली घर में बोल देते हैं, यार उस बंदे ने बड़ा कलेश पाया है ना। तो कलेश क्या होता है, सोच के देखो। मतलब वो बंदा घर में बड़ी नेगेटिविटी फैला रहा है, उसकी बात ना मानी जाए, वो अड़ के बैठा हुआ है। मान लो हमें कहीं जाना है, वो बंदा जाने नहीं दे रहा है ना, ऐसे में पंजाबी लोग ये टर्म यूज करते हैं, कलेश पाया हुआ है ना। व्हाट इज कलेश एज पर पतंजलि, उन्होंने क्या बताया? वो कहते हैं कलेश में 5 चीजें आती हैं, करके देखो बड़ा मजा आएगा। और ये जो पंजाबी लोग कलेश बोलते हैं ना, उसमें भी ये 5 चीजें आती है। पहली आती है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अविद्या। दूसरी आती है ईगो, ठीक है, दूसरी उन्होंने इसके अंदर डाली ईगो। तीसरी है अटैचमेंट, जिसको राग बोलते हैं, अटैचमेंट। फिर है द्वेष, एवर्जन, द्वेष। एंड देन बॉडी अटैचमेंट, उसको अभिनिवेशा बोलते हैं, बॉडी अटैचमेंट को। अभी बड़े आराम से सुनना, 5 चीजें ये, 4 पहले वाली जो उन्होंने बोली, तो उस 4 में ही एक ये चीज आ गई ना कलेश के अंदर, तो 3 और तो 5, ये 8, ये 8 चीजें। और सच में वो घर में जो बंदा कलेश भी डाल रहा होता है ना, वो भी ऐसे होता है, ईगो में होता है, अटैचमेंट में होता है, बॉडी अटैचमेंट में होता है, और वो चीज नहीं हमें करने देता। अब छोटा छोटा मैं बताऊंगी, बिकॉज वी हैव ओनली 2 मिनट्स विद अस। तो उन्होंने बताया ये इंडिविजुअल डिल्यूजन जो अविद्या है, वो कृपाचार्य जी में बताई उन्होंने, कि उनमें इंडिविजुअल वो थी। वो उसको हमने बोला अविद्या, जो इंडिविजुअल डिल्यूजन होता है। जो कॉस्मिक डिल्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माया, है ना, माया जाल में फंसे हुए। तो गुरुजी ने बताया एक चीज पे याद ध्यान रखना है, थॉट्स आर थिंग्स। ये तो मैं कहूंगी लिख लीजिए, थॉट्स आर थिंग्स। जो भी हम सोच रहे हैं जाने अनजाने, वो ही बनता है। नाउ वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल। तो हमें इस इंडिविजुअल डिल्यूजन के अंदर हमारे को नहीं रहना। दूसरा जो चीज उन्होंने बताई, अस्मिता, दैट इज ईगो। तो ईगो में किसके बारे में बताया? भीष्म के बारे में। पतंजलि ने अस्मिता के बारे में ये बोला है। अस्मिता पता है क्या होती है? आई एम, महाभारत देखना, मैं भीष्म पितामह, हर जगह मैं भीष्म पितामह। तो वो किस में जुड़े होते हैं? ईगो में। मैंने ये प्रतिज्ञा लिया, अरे प्रतिज्ञा तो ली, लेकिन अब सामने सही या गलत हो रहा है, और हम किस पे अड़े हुए हैं? मेरी प्रतिज्ञा। सोच के देखिए, मेरी प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट है कि सामने जो गलत हो रहा है ना। जब वो पंचाली का वो क्या चीरहरण हुआ, वो सामने बैठ के देखे, मेरी प्रतिज्ञा इनके प्रति है। अब आप खुद सोचिए, तो वो क्या थी? वो सिर्फ एक ईगो थी। मैंने ये प्रतिज्ञा लिया तो मैं उससे बियॉन्ड कभी नहीं जाऊंगा। तो वो बताती हैं, गुरुजी कहते हैं जो ईगो होती है वो कभी भी हमारे को उस प्योरिटी से जुड़ने नहीं देती है। हम आईनेस में ही रह जाते हैं, हम आईनेस के अंदर ही रह जाते हैं। और पता है हमारे शास्त्रों में, अगर आप में से जिन लोगों ने वेद वगैरह पढ़े हुए हैं, एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। और वो लाइन wave medium
And I am really very fond of that line, and I want to share that line with you all. And that line is, when this I shall die, then will I know who am I. इसको आज मैं समझा नहीं रही, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका मतलब खुद समझना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें. ओके, when this I shall die, then will I know who am I. It's a very interesting line. तीसरा जो उन्होंने राग बताया, तो कर्ण राग को शो करता है. राग इज अटैचमेंट. तो अगर हमारी अटैचमेंट प्लेजर ओरिएंटेड है, हमारी उसमें जैसे वो मेरे भाई हैं, नहीं नहीं मैं उनको कैसे मारूं, मुझे प्लेजर दुख मिलेगा, तो वो अटैचमेंट के बारे में हमें दिखाते हैं. तो हमारे को मटेरियल अटैचमेंट में नहीं रहना चाहिए. देन देयर इज विकर्ण, जो द्वेष के बारे में, रिपल्शन के बारे में बताता है. और उसमें हम ये बोलते हैं कि जो काम सही नहीं है तो उसको नहीं करो, लेकिन जो काम करना है वहां पे लाइक डिसलाइक मत देखो. ये काम मुझे करना है, मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं देखना, तो फिर हमारे को उसको करना चाहिए. जयद्रथ उन्होंने बताया कि वो बॉडी बाउंड के बारे में हमें दिखाता है, डेट इज अभिनिवेश. तो गुरुजी ये बताते हैं, ये दो लाइन बड़ी अच्छी है, कि जो भी डिवोटी सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर अपना दृढ़ निश्चय बना लेता है, तब वो ही हम आपको बॉडी के जुड़ाव से अलग करता है. आपका बॉडी से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे शरीर का ही ध्यान नहीं देना. इस शरीर से जुड़े हुए, अब समझो, केंद्रों से हम अलग होके हम अपने आप को एस्ट्रल बॉडी से, कॉजल बॉडी से जोड़ते हैं, उन गुणों से जोड़ते हैं, उन कोशों से हम अपने आप को जो है वो हम जोड़ पाते हैं. और लास्ट में जो गुरुजी ने वो बताया कर्म के बारे में, भूरी श्रद्धा को उन्होंने लिया था इसके साथ. और उन्होंने गुरुजी ने ये बताया कि जो कर्म और एक्शन होते हैं वो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से 4 तरह के होते हैं. पता है, हम कर्म तो हमें लगता है एक, वो 4 तरह से होते हैं, सूत्रों में बताया गया है. पता है क्या बताया है? जो योगी होता है, योगी जो कर्म करता है वो ना शुभ होता है ना शुभ होता है. उसको आप नहीं बोलेंगे ये शुभ है या शुभ है. एक तो हुआ योगी जो कर्म करता है. उसके अलावा जो लोग कर्म करते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक होता है प्योर कर्म, हमारा पवित्र कर्म. एक होता है डार्क कर्म, इसको हम अशुभ कहते हैं. और इन दोनों का मिक्सचर होता है. इस हिसाब से 4 कर्म होते हैं. योगी का कर्म, जिसमें कुछ भी सही गलत शुभ अशुभ नहीं है. और हम लोगों का, जिसको हम बोलते हैं ये पवित्र कर्म है, ये अशुभ कर्म है, या इसके मिक्सचर वाला कर्म होता है. तो हमें किस पे जाना है? जब हम धीरे धीरे अपने अंदर से, अगर हम मिक्स करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, जब हम पवित्र कर्म करने शुरू करते हैं, और फिर हमें जो है धीरे धीरे योगी कर्म के ऊपर जाना है. उसके बाद गुरुजी ने विपाक की बात करी, वो द्रोणाचार्य जी को रिप्रेजेंट किया विपाक के बारे में. और विपाक क्या है, तो वो मैंने पिछली बार ही बता दिया था. हमारे पिछले जन्मों के ये इंप्रेशन होते हैं, और ये हमारी चेतना के अंदर होते हैं, जिसको कि हम अपने संस्कार कहते हैं. अगर अच्छी जगह जुड़ेंगे तो वो संस्कार अच्छा करेंगे, अगर नेगेटिव जगह जुड़ेंगे तो वो नेगेटिव करेंगे. तो हमें उसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए. अगला जो था वो अश्वत्थामा का, वो जो बताया, वो हमारे लेटेंट डिजायर है, हमारे सुप्त इच्छाएं हैं, जिसको कि आशय बोलते हैं. तो गुरुजी कहते हैं इट इज लाइक समथिंग विच रिमेन्स स्टोर्ड अप और प्रिजर्व्ड, कुछ ऐसा जिसको कि हम प्रिजर्व करके रखते हैं. तो फिर हमें क्या कि हमारे अंदर है, हमारे कारण शरीर में है, क्या चीजें हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसी क्या है, इच्छा रहित इच्छा. बड़े खूबसूरत लगता है मुझे, डिजायरलेस डिजायर. अगर आपने इसको समझ लिया और उसको जीवन में अपना लिया, तो बस डिजायरलेस डिजायर हम लोगों को अपने अंदर रखना चाहिए. हमारे अंदर कुछ लेटेंट डिजायर होते हैं, कुछ हमारे अंदर एक्टिव डिजायर होते हैं, है ना. तो हमारे को डिजायरलेस डिजायर
अपने अंदर रखने चाहिए। और इस पे कुछ 2 मिनट अगर देते हो तो मैं एक चीज समझा देती हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा माइंड होता है ना, इट हैज नो रूट्स इन द सबकॉन्शियस। ये जो माइंड हमारा है, इसकी कोई भी रूट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं होती है। तो हम इसको बहुत अपनी इच्छा शक्ति से सप्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारा माइंड हमें सारा दिन बहलाता रहता है ना, हम इससे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया डिजायर एक ऐसी चीज होती है, आपके अंदर डिजायर आया, आपने उसको पूरा किया या नहीं किया, तो तुरंत आपके अंदर दूसरा डिजायर आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिजायर सीड्स। आपके अंदर कोई डिजायर था, आप उसको पूरा करना चाहते थे, आपने नहीं किया, तो उसका एक सीड जो होता है वो हमारे अंदर जो है हमेशा रह जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपको इच्छा रहित इच्छा में रहना चाहिए, यानी कि डिजायरलेस डिजायर रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर सीड्स ना रहे। जो सीड्स होती हैं वो भी आगे हमारी जो सोल प्रोग्रेस होती है वो थोड़ा सा हमारे को उसको रोकते हैं। सो विद दिस आई एंड आज का सेशन। थैंक यू सो मच आप लोगों का जुड़ने के लिए और इतने प्यार से सुनने के लिए। जय गुरु जी टू ऑल।